रूस गहरी मुसीबत में है। क्रेमलिन अब बस यह समझ रहा है कि वह युद्ध हार सकता है, मिसाइलों या टैंकों की वजह से नहीं, बल्कि ट्रेनों जैसी आम चीज की वजह से। यूक्रेनी ड्रोन हमला। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने एक रूसी सैन्य ट्रेन काफिले को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और एक इंजन को नष्ट कर दिया। और रूस में सोमवार को ब्रायंस्क क्षेत्र में यूक्रेन की सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर एक विस्फोटक उपकरण फटने के बाद ईंधन ले जा रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। रूस की सेना बड़ी है, लेकिन इसके नीचे छुपी निर्भरता है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। ट्रेनें, सैनिकों की आवाजाही से लेकर आपूर्ति पहुंचाने तक 19वीं सदी का रूसी रेलवे नेटवर्क सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। लेकिन वह व्यवस्था असल में यह पुरानी हो चुकी है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है और जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस छुपी कमजोरी को निशाना बनाना संघर्ष बदल सकता है और पुतिन नहीं चाहेंगे कि आप यह जानें। ट्रेनें सिर्फ माल नहीं, रूस की युद्ध रणनीति का बोझ भी उठाती हैं। हर बार जब यूक्रेन उन पटरियों को निशाना बनाता है तो क्रेमलिन की सुरक्षा में एक और दरार आती है। अगर आप देखना चाहते हैं ये युद्ध कैसे हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कहानी को सुर्खियों और प्रोपेगेंडा से आगे ले जाने में मदद करता है। धन्यवाद। आइए रेलवे सिस्टम की क्रेमलिन के लिए अहमियत पर बात करें। युद्ध शुरू होते ही रूस सैन्य आपूर्ति रेलवे से भेज रहा है। यही टैंकों का ईंधन, तोपों के गोले, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, एयरफोर्स और सैनिकों का खाना भी है। ट्रेनें मूल रूप से भारी सामानों को रूस के अंदरूनी डिपो से यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों तक लंबी दूरी तक ले जाती हैं। इसके विपरीत नाटो जैसी पश्चिमी सेनाएं लचीलापन के लिए ट्रकों और हवाई परिवहन पर निर्भर रहती हैं। वे जल्दी से रास्ता बदलते हैं, खतरे अनुसार ढलते हैं और बाधा पर भी आपूर्ति जारी रखते हैं। हालांकि रूस ने अपनी लॉजिस्टिक्स को स्थायी रेलवे लाइनों के इर्द गिर्द बनाया है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके इतिहास में निहित है। रूस का नक्शा देखना समझने में मदद करता है। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश होने के कारण रूस वाकई विशाल है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग दोगुना विशाल है। यह 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां की सड़कें अक्सर कीचड़ भरी, कच्ची या भारी सैन्य काफिलों के लिए बनी ही नहीं होती हैं। हवाई परिवहन महंगा है। रूस का हवाई बेड़ा इतना बड़ा नहीं है कि वह युद्ध के लिए जरूरी आपूर्ति संभाल सके। इसका मतलब है कि अक्सर रेलवे हजारों मील में टनों सामान ले जाने का सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसी कारण रूस उन पर बहुत निर्भर है। 2023-2024 में अनुमान है कि रूस की यूक्रेन में सैन्य लॉजिस्टिक्स का 80% ट्रेनों से होता है। ट्रक और विमान सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए इन कमियों को पूरा करते हैं। ये व्यवस्था सोवियत दौर से चली आ रही है। सोवियत संघ ने सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ा रेल नेटवर्क बनाया था ताकि पूरे साम्राज्य को सप्लाई मिल सके। ट्रेनें भारी सामान को दूर तक ले जाकर रूस के केंद्र की फैक्ट्रियों को दूर दराज ठिकानों से जोड़ती थीं। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसे नियंत्रण के लिए बनाया गया था, लचीलापन के लिए नहीं। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने यह नेटवर्क विरासत में लिया, लेकिन इसे ज्यादा नहीं सुधारा। सेना पहले से मौजूद रेल नेटवर्क पर निर्भर रही। ट्रकों या हवाई मार्ग पर नया सिस्टम बनाना अरबों खर्च और कई दशक लगते। रूस की अर्थव्यवस्था हमेशा तंगी में रही, खासकर 2014 में क्रीमिया के विलय और प्रतिबंधों के बाद। उन्होंने पहले आजमाया हुआ तरीका अपनाया, लेकिन शांतिकाल के साम्राज्य के उपाय आधुनिक युद्ध में हमेशा कारगर नहीं होते। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक युद्ध पूरी तरह गति और अनुकूलनशीलता पर निर्भर करता है। टैंक और सैनिकों को तेजी से बढ़कर खतरों से बचते हुए वहां हमला करना होता है जहां दुश्मन उम्मीद नहीं करता। स्थिर रेलवे लाइनें इसका उल्टा हैं। वे अनुमानित होती हैं। आप उन्हें नक्शे पर देख सकते हैं, सैटेलाइट से पहचान सकते हैं या ड्रोन से उनका पता लगा सकते हैं। हर हब, पुल और जंक्शन एक जाना पहचाना निशाना होता है। अगर आप इनमें से किसी भी को निशाना बनाते हैं तो सिर्फ ट्रेन नहीं, पूरे इलाके की सप्लाई रुक सकती है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर पहले हमले में उसकी लॉजिस्टिक्स इसी कारण लड़खड़ा गई थी। यूक्रेनी सेनाओं ने शुरुआत में ही रेलवे लाइनों और डिपो को निशाना बनाया, जिससे ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति बाधित हो गई। 2022 के मध्य में रिपोर्टों में बताया गया कि खेरसोन और डोनेट्स्क में रूसी इकाइयों के पास गोले कम थे क्योंकि ट्रेनें वहां नहीं पहुंच रही थीं।
2023 में मेलितोपोल के पास एक रेलवे पुल पर किए गए हमले ने रूसी सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को हफ्तों तक देर कर दी थी। इससे सैनिकों को घटती हुई स्थानीय आपूर्ति पर निर्भर होना पड़ा। ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं थीं, बल्कि ये एक गहरी समस्या के संकेत थे। रेलवे चोक पॉइंट होते हैं और ऐसे युद्ध में जहां ड्रोन और मिसाइलें सटीकता के साथ हमला कर सकती हैं, वहां ये तो बस एक आपदा है जो कभी भी घट सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन ने इस कमजोरी को समझ लिया है और इसे अपनी रणनीति बना लिया है। वे मोर्चे पर लड़ने के साथ रूस की सप्लाई लाइनों को भी सटीकता से निशाना बना रहे हैं। ड्रोन, मिसाइलें और विशेष बल रूसी कब्जे वाले इलाकों में रेल हब्स पर हमला कर रहे हैं। जुलाई में रेल जंक्शन पर हमला इसका शानदार उदाहरण है। यह सामान्य या यादृच्छिक नहीं था। यह विशेष रेल जंक्शन रूस के मुख्य भूभाग को कब्जे वाले क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यही वह जगह है जहां ईंधन, हथियार और सैनिकों से भरी हुई ट्रेनें गुजरती हैं ताकि मोर्चे पर गतिविधि बनी रहे। जब यूक्रेनी ड्रोन ने इस पर हमला किया तो उन्होंने सिर्फ पटरियों को ही नहीं उड़ाया, बल्कि उन बिजली उपकेंद्रों और सिग्नलिंग सिस्टम को भी नष्ट कर दिया जो ट्रेनों को चलाते थे। इस हमले से रेल यातायात कई दिनों, शायद हफ्तों तक रुका रहा। इस देरी से रूस की सेना को कई समस्याएं और कमियां हुईं। इस एक हमले ने रूस की दक्षिण में पकड़ बनाए रखने की क्षमता में बाधा डाल दी। वह हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। यूक्रेन ये कई सालों से कर रहा है, अब इसमें और बेहतर हो गए हैं। 2022 में उन्होंने डोनेट्स्क में रेल डिपो पर हमला किया, जिससे गोला बारूद के भंडार नष्ट हो गए। 2023 में उन्होंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के पुलों को निशाना बनाया जो सैन्य मार्गों से जुड़े हैं। 2024 तक यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल करके और गहराई तक हमला कर रहा था। रूस के अंदर रेल ढांचे को निशाना बना रहा था। हर हमला रूस की सेना की आपूर्ति क्षमता को कमजोर करता है। जुलाई का हमला हालिया झटका था जो दिखाता है कि यूक्रेन अब ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसमें जीत के लिए शहरों पर कब्जा जरूरी नहीं। वे उन धमनियों को काट रहे हैं जो रूस की युद्ध मशीन को जीवन देती हैं। हाल ही में हमले तेज हुए हैं और कई अहम हमले चुनिंदा जगहों पर हुए हैं। बस 29 जुलाई को रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट के साल्स्क रेल हब पर एक ईंधन ट्रेन पर हुए इस हमले को देखिए। इस ड्रोन हमले के कारण आग लगने से 9 ट्रेनों को रोकना पड़ा। जब आप इसके प्रभाव देखते हैं तो इस रणनीति की प्रतिभा समझने लगते हैं। जब कोई रेल हब बंद हो जाता है तो उसके प्रभाव तेजी से फैल जाते हैं। फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिक सिर्फ सिर्फ एक खेप नहीं बल्कि लगातार जरूरी आपूर्ति भी खोते हैं। ईंधन की कमी से टैंक ट्रक नहीं चलते और गोले न होने से फायर सपोर्ट कमजोर हो जाता है, जिससे पैदल सेना असुरक्षित रहती है। वाहनों व हथियारों के स्पेयर पार्ट्स न मिलने से खराब उपकरण वैसे ही पड़े रहते हैं। खाना और दवा की सप्लाई प्रभावित होने से मनोबल गिरता है। 2023 में जापोरिजिया में यूक्रेनी हमलों से रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त होने पर रूसी यूनिट्स कई दिनों तक राशन नहीं पा सकी। सैनिक पुराने स्टॉक का खाना खा रहे थे या स्थानीय स्तर पर कुछ भी जुटा रहे थे। आपको यह बताने के लिए किसी सलाहकार की जरूरत नहीं है कि इससे भरोसा बिल्कुल नहीं बनता। जब सप्लाई बंद हो जाती है तो यूनिट्स अलग थलग पड़ जाती हैं। वे न आगे बढ़ सकते, न मदद भेज सकते, न घायल सैनिकों को जल्दी निकाल सकते हैं। यह धीमा नुकसान सेना को थका देता है। तो ये बाधाएं रूस के युद्ध प्रयास पर क्या असर डालती हैं? इस रणनीति की खासियत है कि इससे यूक्रेन का खर्च रूस के मुकाबले काफी कम होता है। रेल हब पर ड्रोन हमला कुछ सस्ते ड्रोन हो सकते हैं जिनकी कीमत हजारों डॉलर है, लेकिन इससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर रूस को पटरियों की मरम्मत, सुरक्षा और खोई आपूर्ति के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। वे हालात बनाए रखने के लिए संसाधन जला रहे हैं, जबकि यूक्रेन कम प्रयास में दबाव बनाए रखता है। 2024 में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन हमलों से पूर्वी क्षेत्र में रूस की 20% से अधिक सप्लाई बाधित हुई। यह पारंपरिक युद्ध की तुलना में कम खर्च में बड़ा असर है। यह टिकाऊ है क्योंकि यूक्रेन तब तक हमला कर सकता है जब तक उसके पास ड्रोन और खुफिया जानकारी है। उस पूरे समय रूस को हजारों मील लंबी असुरक्षित पटरियों पर रक्षा करनी पड़ती है। यह युद्ध का संतुलन बड़े पैमाने पर बदल देता है। रूस की ताकत हमेशा उसका आकार रहा है। ज्यादा सैनिक, ज्यादा टैंक, ज्यादा हथियार। यह सब ट्रेनों की सुरक्षित पहुंच पर निर्भर करता है।
यूक्रेन उस ताकत को कमजोरी में बदल रहा है, स्मार्ट और निशाने पर वार करके रूस के आकार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जितना ज्यादा समय यह चलता है, रूस की सेना पर उतना ही ज्यादा दबाव महसूस होता है। यूनिट्स कट जाती हैं, आगे बढ़ना रुकता है और कमांडरों को सीमित सप्लाई कहां भेजें, यह तय करना मुश्किल होता है। यूक्रेन पूरी ताकत से जीतने की कोशिश नहीं कर रहा। वे सटीक व लगातार प्रयासों से जीत रहे हैं और रूस की नींव को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। यूक्रेन ने थकावट को ही हथियार बना लिया है। सिर्फ युद्ध क्षेत्र की थकान नहीं, बल्कि आपूर्ति की थकान भी। हर हमला सिर्फ आक्रमण नहीं, बल्कि रूस के लिए सवाल है। आप इसे कितनी जल्दी सुधार सकते हैं? आप कितने इंजीनियर भेज सकते हैं? रास्ता बदलने में कितना ईंधन लगेगा? आप बिना किसी गारंटी के काफिलों पर कितना गोला बारूद दांव पर लगाने को तैयार हैं? ये कोई काल्पनिक खर्चे नहीं हैं। ये दिन ब दिन, ट्रेन दर ट्रेन, ट्रक दर ट्रक जमा होते जा रहे हैं। ये कभी नहीं रुकते। एक पटरी बनते ही दूसरी पर हमला हो जाता है। एक जंक्शन साफ होते ही दूसरे में बारूदी सुरंग बिछा दी जाती है। रूस के लॉजिस्टिक्स अधिकारी प्रतिक्रिया में हैं, जबकि यूक्रेन के योजनाकार अपनी चुनी हुई जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन यह सब अकेले नहीं कर रहा है। इन सटीक हमलों के पीछे एक मजबूत आधार है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां, सैटेलाइट सिग्नल इंटरसेप्ट और निगरानी विमान यूक्रेन को लगातार टारगेटिंग डेटा देते हैं। ड्रोन ऑपरेटर सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, उन्हें ताजा खुफिया जानकारी मिलती है। इसमें डेटा है कि सप्लाई कहाँ जा रही, कौन से जंक्शन सक्रिय हैं और रेल काफिले कब सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। रिपोर्टों के अनुसार नाटो के निगरानी विमान काले सागर के ऊपर से यूक्रेन को रूसी लॉजिस्टिक्स रूट्स की रियल टाइम जानकारी दे रहे थे। ऐसी मदद से ऑपरेटर्स की छोटी टीम भी बेहद सटीक हमले कर सकती है। यूक्रेन के कौशल और विदेशी खुफिया ने रेलवे में तोड़फोड़ को जोखिम भरे अनुमान से घातक विज्ञान बना दिया। तो ऐसी गंभीर परिस्थितियों में समाधान क्या है? रूस इन बाधाओं से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके उपाय नाकाफी हैं। मरम्मत दल इस प्रतिक्रिया का बड़ा हिस्सा हैं। जब ड्रोन हमला किसी रेल जंक्शन को नष्ट कर देता है, तो रूस अपने इंजीनियरों को तुरंत भेजता है। ये टीमें 24 घंटे काम कर पटरियों की वेल्डिंग, पुलों का पुनर्निर्माण और सिग्नलिंग में बिजली बहाल करती हैं। कुछ मामलों में उन्होंने कुछ दिनों में लाइनों को चालू किया। 2024 में जापोरिजिया में एक रेल पुल पर हमले के बाद रूस की रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्होंने 72 घंटों के भीतर फिर से ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया था। यह प्रभावशाली लगता है, लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। मरम्मत से लाइन चालू हो सकती है, लेकिन वे तुरंत पूरी क्षमता को बहाल नहीं करती हैं। क्षतिग्रस्त पटरियां सीमित ट्रेनें ही संभाल सकती हैं और जल्दी मरम्मत में हल्का भार या धीमी गति जरूरी है ताकि दुर्घटनाएं न हों। यूक्रेन सिर्फ हमला नहीं करता, बल्कि लगातार निगरानी भी करता है। ड्रोन वापस लौटते हैं, मरम्मत दलों को निशाना बनाते हैं या पूरी तरह से ठीक होने से पहले उसी जगह पर फिर से हमला करते हैं। इस साल डोनेट्स्क के रेल डिपो पर 2 हफ्तों में 3 हमले हुए। हर बार रूस की मरम्मत फिर से बर्बाद हुई। यह ऐसा है जैसे आप एक टपकती हुई पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और कोई बार बार उसमें नए छेद कर रहा हो। रूस की एक और रणनीति यह है कि वे आपूर्ति को ट्रकों के जरिए भेज रहे हैं ताकि टूटी हुई रेल लाइनों को नजरअंदाज किया जा सके। यह विकल्प तो अच्छा है, पर यह लॉजिस्टिक में मुश्किल है। रूस का ट्रक बेड़ा इसके लिए उपयुक्त नहीं है। उनके पास भारी मालवाहक ट्रकों की इतनी संख्या नहीं है कि वे ट्रेनों की विशाल माल ढुलाई क्षमता की भरपाई कर सकें। मालगाड़ी 100 या उससे ज्यादा ट्रकों जितना सामान ले जाती है, इसलिए उनकी जगह लेना आसान नहीं है। रूस की सैन्य लॉजिस्टिक्स रोज हजारों टन ईंधन, गोला बारूद और उपकरणों के परिवहन पर निर्भर है। ट्रक उस स्तर पर खासकर लंबी दूरी में मुकाबला नहीं कर सकते। 2023 में यूक्रेन ने खेरसोन में रेलवे लाइनें बाधित की, तो रूस ने सेनाओं की आपूर्ति के लिए ट्रक काफिले भेजे। नतीजा बहुत खराब रहा। काफिले खराब सड़कों पर फंस गए, ईंधन खत्म हुआ या यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया। 2024 तक यूक्रेन के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन इतने सटीक हो गए थे कि वे विस्फोटकों के साथ अलग अलग ट्रकों को भी निशाना बना सकते थे, जिससे काफिले आसान शिकार बन गए। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके और दक्षिणी रूस में सड़कें अक्सर संकरी, खराब या भीड़भाड़ वाली होती हैं। इससे वे सैन्य उपयोग के लिए कम भरोसेमंद बनती हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2024 में बताया कि सड़क आपूर्ति लाइनें रेल से 40% कम असरदार हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है ना? हर टन माल को ले जाने में ज्यादा समय और ईंधन खर्च होगा। और फिर एक और सिरदर्द है जिससे रूस बच नहीं सकता, कीचड़। हर साल वसंत और शरद
रथों में रूस और यूक्रेन की सड़कें दलदल बन जाती हैं, जिन पर चलना मुश्किल होता है। सड़कें फट जाती हैं, कच्चे रास्ते गायब हो जाते हैं और काफिले धुरे तक कीचड़ में फंस जाते हैं। रेलवे अपनी कमियों के बावजूद भरोसेमंद हैं, लेकिन जब ये विफल होती हैं तो रूस के पास विकल्प कम रह जाते हैं। ट्रक कीचड़ में नहीं चल सकते, हेलीकॉप्टर कम हैं और ज्यादा ईंधन खाते हैं। इसी कारण ये मौसमी रुकावटें भारी पड़ती हैं। मार्च 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्नीप्रो नदी के पास काफिले कई दिन तक फंसे रहे और हिल नहीं सके। मौसम ने सिर्फ उससे सिर्फ युद्ध को धीमा नहीं किया, बल्कि सप्लाई लाइनों को जाम कर दिया, और यूक्रेन इसे अच्छी तरह जानता है। रूस की लॉजिस्टिक्स की समस्याएं दशकों पुरानी हैं, ये इस युद्ध से नहीं शुरू हुई। सोवियत संघ टूटने के बाद रूसी सेना को पुराना और बड़ा सप्लाई सिस्टम मिला। 1990 के दशक के अंत में दूसरी चेचन युद्ध के समय से ही चेतावनियां दी गई थीं कि रेल और केंद्रीकृत डिपो पर अत्यधिक निर्भरता सेना को कमजोर बना देती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। बजट की सीमाएं, भ्रष्टाचार और रक्षा ठेकेदारों के बीच आपसी झगड़े ने आधुनिकीकरण की हर कोशिश को धीमा कर दिया। 2012 में रक्षा मंत्री अनातोली सुतिकोव ने आपूर्ति डिपो विकेंद्रीकरण और माल के लिए जीपीएस ट्रैकिंग शुरू कर लॉजिस्टिक्स सुधारने की कोशिश की थी। उनका क्या हुआ? 1 साल में बर्खास्त हो गए और सुधार योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गईं। सेना फिर से उन्हीं सोवियत युग की प्रथाओं पर लौट आई, जिसमें कागजी मैनिफेस्ट, अत्यधिक केंद्रीकृत भंडार और कठोर कमांड चेन शामिल थीं। यह नौकरशाही सड़ांध 2025 में भी रूस की लॉजिस्टिक्स को परेशान कर रही है। 2024 के अंत में लीक हुए मेमो से पता चला कि पुराने सॉफ्टवेयर और मैन्युअल रेल ऑर्डर से आपूर्ति गलत जगह जा रही थी। एक मामले में बताया गया कि झापोरिजिया के लिए भेजी गई टैंक रोधी मिसाइलों से भरी ट्रेन मैनिफेस्ट में टाइपो के कारण रोस्तोव में 1 हफ्ते बेकार खड़ी रही। एक अन्य मामले में ईंधन के गलत आवंटन के कारण ताजा खाना रास्ते में ही खराब हो गया, जिससे सैनिकों को जुगाड़ करना पड़ा। रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि अपनी कमजोर संस्थाओं के खिलाफ भी लड़ रहा है। यह उसकी रेल आधारित लॉजिस्टिक्स प्रणाली में सबसे स्पष्ट दिखता है। रूस को और भी फंसाने वाली एक तकनीकी विचित्रता भी है, उसकी रेलवे गेज। रूस 1520 मिलीमीटर का चौड़ा ट्रैक गेज इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप में सामान्यतः 1435 मिलीमीटर गेज होता है। इससे उसकी रेलवे पड़ोसी देशों की प्रणालियों से असंगत हो जाती है। रूस सप्लाई को बेलारूस, मंगोलिया या कजाकिस्तान जैसे सहयोगी या तटस्थ देशों के जरिए भेजना चाहे तो भी यह आसान नहीं है। हर चीज को फिर से लोड करना या अनुकूल प्रणालियों पर स्थानांतरित करना पड़ेगा। इससे समय और लागत बढ़ती है, साथ ही बाधाएं भी आती हैं। विडंबना यह है कि रूस का रणनीतिक साझेदार चीन अपनी खुद की मानक गेज रेलवे चलाता है। कुछ संयुक्त लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं की घोषणा आक्रमण के बाद हुई, लेकिन वे बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ी। इस साल की शुरुआत की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि मंचूरिया में प्रस्तावित रेल विस्तार, जो चीन के उत्तरी लॉजिस्टिक्स हब को रूस के सुदूर पूर्वी सैन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए था, वह रुका हुआ था। नहीं, कोई निर्माण या माल यातायात नहीं। चीन रूस के युद्ध में अपने बुनियादी ढांचे को शामिल करने में हिचकिचा रहा है। यह शायद पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए है। बीजिंग गुप्त रूप से ड्रोन या दोहरे उपयोग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बेच सकता है। हालांकि जब रूस की सेना की अधिकांश आपूर्ति की बात आती है तो चीन दूरी बनाए हुए है। इससे रूस लॉजिस्टिक और कूटनीतिक रूप से अलग थलग हो जाता है। रूस को 21वीं सदी का युद्ध अपनी कमजोर नेटवर्क पर ही लड़ना पड़ता है। अगर सड़कों से टूटी रेलवे लाइनों की कमी पूरी करनी है तो वे भी परेशानियां लाती हैं। रूस हर मील हाईवे की सुरक्षा नहीं कर सकता। यूक्रेनी विद्रोही और विशेष बल मोर्चे के पीछे काम करते हैं। वे घात लगाने या विस्फोटक लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। 2024 के अंत में मेलिटोपोल के पास सड़क किनारे बम से ट्रक काफिले पर हमला हुआ, जिससे दर्जन भर तोप के गोले लदे वाहन नष्ट हो गए। जैसा कि आप अब तक जानते हैं, ड्रोन भी एक लगातार खतरा है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर सैटेलाइट डेटा से काफिले ढूंढकर रूस की प्रतिक्रिया से पहले हमला कर देते हैं। रूस ने सप्लाई लाइनों की सुरक्षा के लिए एंटी एयर डिफेंस लगाए, लेकिन ये सिस्टम काफी फैले हैं। यूक्रेनी मिसाइल हमलों से निपटने के लिए इन्हें फ्रंट लाइन पर चाहिए। ट्रकों की सुरक्षा में लगाने से दूसरी जगहें असुरक्षित हो जाती हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें रूस हर जगह सुरक्षा नहीं कर पाता और यूक्रेन कमजोरियां ढूंढता रहता है। रूस की रेलवे के लिए खतरा सिर्फ दुश्मन के बम या मिसाइलों से नहीं है, यह अंदर से भी आ रहा है।
रूस के नियंत्रण वाले इलाकों में और खुद रूस के अंदर भी आम लोग विरोध कर रहे हैं। इन लड़ाकों को पार्टीजन कहते हैं और ये अकेले नहीं हैं। वे उन टीमों में हैं जिनमें जासूस, मददगार और रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाले प्रशिक्षित लोग हैं। इस साल की शुरुआत में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया कि रेलवे हब्स पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हमलों का मार्गदर्शन स्थानीय सहयोगियों ने किया था, जिन्होंने निर्देशांक, रेल शेड्यूल और रूसी रक्षा में कमजोरियों की जानकारी दी थी। एक उदाहरण मार्च में लुहांस्क में हुआ था। सिर्फ एक हफ्ते में प्रतिरोध सेनानियों के एक समूह ने घरेलू विस्फोटकों और सिग्नलों से 15 किमी से ज्यादा रेल पटरियां बर्बाद कर दी। कोई खास हथियारों की जरूरत नहीं थी, बस आम औजार, अंदर की जानकारी और ऐसे लोग चाहिए थे जो अंदर से कार्रवाई करने के लिए काफी बहादुर हों। इसे खास नुकसानदेह बनाता है कि रूसी सेनाएं इस खतरे को आसानी से पहचान या खत्म नहीं कर सकती। पार्टीजन स्थानीयों में मिलते हैं, बर्नर फोन इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल निशान से बचते हैं। हर नया हमला रूस को अपने सैनिकों को पीछे भेजने पर मजबूर करता है। इससे उनकी कमजोर सेनाएं और भी फैल जाती हैं। 2024 के अंत में रिपोर्टों ने दिखाया कि ट्रेनें घंटों रुकी रहीं क्योंकि गुमनाम धमकियां या संदिग्ध तोड़फोड़ की घटनाएं बाद में झूठी साबित हुईं। यह सिर्फ लॉजिस्टिक की समस्या नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। अब रूस को हर माल की ढुलाई पर शक करना पड़ता है, भले पटरियां सही हों। ट्रेनें रास्ता बदल दी जाती हैं, देर से चलती हैं या पूरी तरह रद्द कर दी जाती हैं, सिर्फ एहतियात के तौर पर। इससे सप्लाई चेन धीमी हो जाती है और यूक्रेन को मिसाइल दागने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि जब रूस नए तरीके आजमाता है तब भी वही समस्याएं बार बार सामने आती रहती हैं। अब वे बड़े रेल डिपो की बजाय सप्लाई छोटे स्टोरेज साइट्स में बांट रहे हैं। इसका मकसद हमले का असर कम करना है। लेकिन इससे मुख्य समस्या हल नहीं होती, क्योंकि उन सप्लाईज को अभी भी मोर्चे तक पहुंचाना जरूरी है और लंबी दूरी तक उन्हें कुशलता से पहुंचाने का एकमात्र तरीका रेलवे ही है। नई रेल लाइनें बनाना या मौजूदा लाइनों को मजबूत करना एक और तरीका है, लेकिन यह धीमा और महंगा है। 2024 में रूस ने कब्जा इलाकों में संवेदनशील जंक्शनों को बाईपास करने के लिए ट्रैक बिछाना शुरू किया। इन परियोजनाओं में महीनों या साल लगते हैं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन इतना समय नहीं देते। लुहांस्क के पास नया रेल स्पर पूरा होने से पहले बमबारी में नष्ट हुआ, जिससे संसाधन बर्बाद हुए और आपूर्ति में देरी हुई। डिपो को स्थानांतरित करना भी आसान नहीं है। रेल हब वहीं बनाए जाते हैं जहां वे भौगोलिक कारणों से होते हैं, जैसे नदियों, शहरों या महत्वपूर्ण जंक्शनों के पास। आप इन्हें रातों रात उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते। अनुकूलन की हर कोशिश एक ही दीवार से टकराती है। रूस की रेल प्रणाली कठोर, उजागर और इतनी महत्वपूर्ण है कि जल्दी बदली नहीं जा सकती। रूस यूक्रेनी हमलों से रेलवे बचाने के लिए बख्तरबंद ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहा है। ये ट्रेनें सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं हैं, इन्हें आज के युद्ध क्षेत्र के हिसाब से अपडेट किया गया है और फिलहाल ये सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही नहीं कर रही हैं। ये ट्रेनें खतरनाक इलाकों से गुजर रही हैं, इसलिए इन्हें स्टील और बालू की बोरियों से ढका गया है। कुछ ट्रेनों पर एंटी एयरक्राफ्ट और मशीन गन लगी हैं, लेकिन ये सिर्फ फायर पावर के लिए नहीं है। इन्हें माइंस हटाने, पटरियां सुधारने या ड्रोन से टोह लेने के लिए बनाया गया है। रूस इन ट्रेनों का इस्तेमाल सप्लाई रूट्स की सुरक्षा के लिए करता है, खासकर जहां सड़कें खराब या हमले होते हैं, क्योंकि ये ट्रेनें सुरक्षित विकल्प हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इन्हें निशाना बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। कभी कभी पटरियों के हिस्से को उड़ा देती है या पोर्टेबल हथियारों का इस्तेमाल करके सीधे इन पर हमला करती है। इससे सप्लाई लाइनें धीमी होती हैं और रूसी कर्मचारियों को गोलाबारी में ही पटरियां ठीक करनी पड़ती हैं। यह मुश्किल काम है और बिना परेशानी चीजें संभालना और कठिन होता जा रहा है। साथ ही ट्रेनें सिर्फ जहां पटरियां हैं वहीं चल सकती हैं। अगर वे पटरियां नष्ट हो जाती हैं, उनका रास्ता बदल दिया जाता है या वे अवरुद्ध हो जाती हैं, तो ट्रेनों के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचता। इसका मतलब है कि यूक्रेनी तोड़फोड़ मिशनों का असर अब ज्यादा होने लगा है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, साफ है कि बख्तरबंद ट्रेनें सब कुछ नहीं कर सकती। वे मजबूत और उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन वे ट्रैक पर फंसी हुई आसान निशाना भी बन सकती हैं, जिनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं होता। जैसे जैसे रूस यूक्रेन में आगे बढ़ता है, हालात बिगड़ते हैं। उनकी आपूर्ति लाइनें रूस के अंदरूनी हिस्सों से मोर्चे तक सैकड़ों मील फैली हैं। हर अतिरिक्त पटरी यूक्रेन के लिए नया निशाना बनती है। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के अंदर 200 मील तक के रेल जंक्शनों पर हमले किए हैं, जैसे जनवरी में रोस्टोव ऑन डॉन डिपो पर हमला। ये हमले यूक्रेन में आपूर्ति ही नहीं, रूस की घरेलू लॉजिस्टिक्स भी अस्त व्यस्त करते हैं।
अब रूस के मुख्य रेल हब भी खतरे में हैं। यह समस्या है क्योंकि वही नेटवर्क युद्ध और नागरिक वस्तुएं दोनों पहुंचाता है। 2024 में सीमा पर रहने वाले रूसियों ने ईंधन की कमी की शिकायत की जब यूक्रेनी हमलों ने सैन्य व व्यावसायिक रेल लाइनों को निशाना बनाया। रूसी सरकार पर दबाव है कि वह सेना की आपूर्ति और जनता को खुश रखने में संतुलन बनाए। यह रस्सी पर चलने जैसा है। हर हमले से यूक्रेन इसे अस्थिर कर रहा है। इस साल की दूसरी तिमाही तक सैन्य और नागरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं का ओवरलैप निर्णायक बिंदु पर था। जनवरी फरवरी में बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे रूसी सीमा के शहरों में लगातार ईंधन की कमी रही। स्थानीय लोग गैस सिलेंडर या डीजल खरीदने के लिए घंटों लाइन में रहते थे। किराने की दुकानों में खास तौर पर रेफ्रिजरेटेड सामान की कमी दिखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेल डिलीवरी में देरी के कारण पूरी खेप खराब हो गई। ये अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, ये दोहरे उपयोग वाली रेल लाइनों पर हमलों से हुई लहरें थीं। जब यूक्रेन ने जनवरी में रोस्तोव में एक जंक्शन पर हमला किया तो इससे न सिर्फ तोपखाने की खेप बाधित हुई बल्कि 4 प्रांतों में वाणिज्यिक रेल माल की डिलीवरी भी 1 हफ्ते से ज्यादा देर तक टल गई। अब ये बाधाएं राजनीतिक असर दिखा रही हैं। राज्यपाल और मेयर जो क्रेमलिन के वफादार रहते हैं अब इस दबाव की शिकायत करने लगे हैं। स्थानीय पुलिस को रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा करनी है और युद्ध समर्थक टेलीग्राम चैनलों ने अचानक रुख बदल लिया है। वे इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि रूस की सैन्य लॉजिस्टिक्स किस तरह आम नागरिकों की जिंदगी में दखल दे रही है। यह पूरी गिरावट तो नहीं पर खतरनाक प्रवृत्ति है। हर बार जब भी एक यूक्रेनी ड्रोन किसी जंक्शन पर हमला करता है उसके परिणाम खेरसोन की खाइयों से लेकर ब्रायनस्क की किराने की दुकानों की अलमारियों तक गूंजते हैं। ऐसा दबाव युद्ध के मैदान और घर पर भी मनोबल घटाता है जो बड़ी तस्वीर से जुड़ा है। रूस का रेलवे नेटवर्क इस युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी ओर यूक्रेन की आक्रामक शक्ति उस रेलवे नेटवर्क से निपटने के लिए उपयुक्त है। आधुनिक युद्ध में यह असंतुलन घातक है। रूस के जनरल यूक्रेन की बनाई गति को पछाड़ नहीं सकते। चाहे वे कितने भी सैनिक जुटा लें या कितने भी टैंक बना लें, अगर उन हथियारों को कुशलता से नहीं ले जाया जा सकता तो वे बेकार हैं। यह धीमा लगातार दबाव ही लॉजिस्टिक्स को इतना शक्तिशाली हथियार बनाता है। यह सुर्खियां नहीं बटोरता पर युद्ध जीतता है। अब क्रेमलिन को एक सच्चाई का सामना करना होगा। रूस की सैन्य शक्ति वे स्टील पटरियां हैं जो टूट रही, जल रही और हमलों में हैं। हर ड्रोन हमला, हर उड़ा हुआ पुल, हर बाधित जंक्शन उनकी युद्ध मशीन को रुकने के और करीब ले आता है। यह युद्ध सिर्फ इस बात पर नहीं है कि किसके पास ज्यादा सैनिक हैं या बेहतर हथियार हैं, बल्कि यह इस पर है कि कौन तेजी से आगे बढ़ सकता है, ज्यादा समझदारी से आपूर्ति कर सकता है और अपनी सेना को लड़ाई में बनाए रख सकता है। यूक्रेन ने जान लिया है कि रूस का विशाल रेलवे नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। वे हर शहर पर कब्जा करने या हर टैंक का मुकाबला करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे रूस की सेना को जिंदा रखने वाली जीवन रेखा को काटने के लिए लड़ रहे हैं। हर हमले में वे दिखा रहे हैं कि सही जगह छोड़े ड्रोन एक बख्तरबंद डिवीजन से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। यूक्रेन सिर्फ ये नेता या कि सिर्फ रूस के टैंक से नहीं लड़ रहा, वह जीवन रेखा काट रहा है और जीत रहा है।